हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियान फॉरएवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए मेरी स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। उम्मीद करूँगी कि ये स्टोरी पसंद आ रही हो और आप एंजॉय कर रहे हो। वाकई में एंजॉय कर रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करना और मुझे बताना ये स्टोरी कैसी लगी। तो अब हम स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, वांग जी जो रोड पे बैठा हुआ था, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। उसने अपनी आइज़ क्लोज की हुई थी। उसकी ग्रैंड मदर का हंसता हुआ चेहरा जो उसकी आंखों के सामने था, वो अपनी ग्रैंड मदर को हक करना चाहता था। उन्हें हक कर उनकी गोद में अपना सर रख अपने अंदर का पेन, दर्द, सब कुछ बताना चाहता था। वो अपनी मॉम, अपनी ग्रैंड मदर को हक कर रोना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन अफसोस वो ऐसा नहीं कर सकता। उसकी ग्रैंड मदर शायद जब उसकी लाइफ से चली गई तभी उसकी डेस्टिनी ने उसका साथ छोड़ दिया। उसकी हैप्पीनेस उसकी ग्रैंड मदर के साथ ही चली गई। उसकी खुशियाँ, सब कुछ लगभग ख़त्म ही हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। लेकिन वांग जी जो एक डिसाइड करता है, एक फ़ैसला लेता है कि वो अपने पेरेंट्स के पास वापस जाएगा। शायद उसके पेरेंट्स के अंदर उसे लेकर फीलिंग्स फिर से जाग उठें। उसके पेरेंट्स जो उसे फिर से पसंद करने लगे, उसे प्यार करने लगे जैसे बाकी के पेरेंट्स अपने बच्चों से करते हैं। वांग जी उठता है और अपने घर की तरफ चलने लगता है। उसे अपने घर का रास्ता नहीं पता, पर वो जानता है कि उसे घर लौटना होगा। वो इस तरह नहीं रह सकता। वो सारी रात चाइना की उन सड़कों पर घूमता है, अपने घर का रास्ता ढूंढता है। उसकी बॉडी पे बहुत सी चोटें थी के निशान थे। आते जाते लोग उसे देख रहे थे, लेकिन उससे पूछने की हिम्मत शायद किसी में नहीं थी। वो 2 दिन से भूखा था, उसने कुछ नहीं खाया। मॉर्निंग तक वो अपने घर किसी तरीके से पहुंचता है, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी। वो किसी तरीके से डोरबेल प्रेस करता है और अपने गेट के सामने ही अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है। जब उसके नेबर्स की नज़र बेहोश पड़े हुए वांग जी पे पड़ती है तो वो भागकर वहाँ आते हैं और वांग जी के पेरेंट्स को बुलाते हैं। वांग जी के पेरेंट्स जब वांग जी को देखते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो वांग जी को पनिश करना चाहते थे वे रोहान के घर से लौटने के लिए, लेकिन वो अपने नेबर्स को देख वांग जी के लिए अपनी केयर दिखाने का नाटक करते हैं और वांग जी को अपने घर के अंदर लेकर जाते हैं। लगभग 2-3 घंटे बाद वांग जी को होश आता है तो वांग जी की मदर जो वांग जी से उसका हाल पूछने की बजाय उसे स्लैप करते हुए बोलती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहाँ से भागने की। वह रोहान जो बहुत गुस्से में है और उसने हमसे हमारा सारा ट्रक्स वापस ले लिया। तुम्हारी वजह से उसका बेटा कोमा में चला गया और वो इस सारी चीज़ों के लिए मुझे रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा है। मैं तुम्हें तुम्हारी इन गलतियों के लिए सज़ा ज़रूर दूंगी। ये कहकर वांग जी की मदर जो पास में पड़ी हुई एक बेल्ट से वांग जी को बहुत मारती हैं। वांग जी के फादर जो दूर खड़े हुए बस देखते रहे। जब वांग जी की मदर एक रॉड लेकर वांग जी को मारने आती हैं तो वांग जी के फादर पकड़ते हुए बोलते हैं, ऐसा मत करो। अगर तुमने ऐसा किया तो इसे दोबारा कोई नहीं खरीदेगा और हमें ड्रग्स नहीं मिलेंगे। वांग जी जिसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, वो अपने पेरेंट्स को वहाँ से जाते हुए देख रहा था। उसे लगता है कि शायद उसने यहाँ आकर वापस आकर गलती कर दी। उसे यहाँ नहीं लौटना चाहिए था। ये लोग कभी भी उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखेंगे। टाइम जो इसी तरीके से बीतने लगा था और कुछ सालों बाद वांग जी के पेरेंट्स ने वांग जी को विंग के पास सेल कर दिया और यहीं पर ये फ्लैशबैक ख़त्म होता है। वांग जी रो रहा था। वो काउच पर विंग के सामने बैठा हुआ था। विंग जब वांग जी की उस पास्ट के बारे में जानता है जो वांग जी ने कभी भी विंग को नहीं बताया, तो उसकी भी आंखों से आंसू आने लगे थे। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था खुद पर और उन लोगों पर जिन्होंने वांग जी को हर्ट किया। विंग टाइटली वांग जी को हक कर लेता है और बोलता है, आई एम रियली रियली सॉरी वांग जी। मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ जिन्होंने तुम्हें हर्ट किया है।
प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा और मैं उन लोगों को भी कभी माफ़ नहीं करूँगा जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया। वीक, प्लीज़ प्लीज़ तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो। मैं उन सारी चीज़ों को भूल चुका हूँ और आज मेरी इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लाइफ है सिर्फ तुम्हारी वजह से। और प्लीज़ तुम उन लोगों को माफ़ कर दो क्योंकि मैं उन हर चीज़ को पीछे छोड़कर एक न्यू लाइफ शुरू करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता मेरा पास्ट मेरे प्रेजेंट पर हावी हो। मैं उस चीज़ को भूल चुका हूँ। फीलिंग मैं चाहता हूँ तुम भी उस पास्ट को उस हर एक चीज़ को भूल जाओ जिसे हम बहुत पीछे छोड़ कर आए हैं। मैं नहीं चाहता कि वो सारी चीज़ें हमारे बेबी की लाइफ को ख़राब करें। जो चीज़ें हमने फेस की हैं वो हमारा बेबी फेस करे और उसके लिए हमें हमारे पास्ट को पीछे छोड़ना होगा। वीन जो देख सकता था कि वांग जी ये बिल्कुल नहीं चाहता कि उसका पास्ट उसके प्रेजेंट में आए, लेकिन अफसोस ऐसा हो चुका है। उसका पास्ट जो उसके साये की तरह उसका पीछा करते करते उसे ढूंढते ढूंढते इस एक नई दुनिया, नई शहर, नई कंट्री में आ चुका है। वीन जो खुद से प्रॉमिस करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने पास्ट तक, अपने पास्ट को अपने बेबी और अपने लव के पास भी नहीं आने देगा। चाहे कुछ भी हो जाए उसे उसके लिए फिर से विंग से विवुशियान माफिया लॉर्ड विवुशियान ही क्यों ना बनना पड़े, पर वो अपने बेबी की लाइफ में कभी भी उन पर्सन्स को नहीं आने देगा। विंग जो वांग जी को किस करने लगा था, वांग जी धीरे धीरे उस किस में मेल्ट होता जाता है और वो हर चीज़ उसके माइंड से निकल जाती है जो वो सोच रहा था, जो उन लोगों को लेकर सोच रहा था। धीरे धीरे टाइम जो अपनी रफ्तार से बीतने लगा था। वांग जी जो उस मुलाकात को भूल चुका था, उस पर्सन को भूल चुका था, धीरे धीरे वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ चुका था। एक शाम वांग जी अपने बेबी के साथ मार्केट से कुछ सामान लेकर आ रहा था। वो अपने बेबी के साथ बातें कर रहा था। उसके एक हाथ में कुछ शॉपिंग बैग्स थे और एक हाथ से वो अपने बेबी का हाथ पकड़े हुए था, लेकिन अचानक से एक ब्लैक वैन जो उसके पास आकर रुकती है और उसमें से कुछ पर्सन जो फोर्सफुली वांग जी को उठा उस कार में डाल लेते हैं। वांग जी जिसे समझ ही नहीं आया, वांग जी का बेबी युआन जो 1 साल का है, वो अभी अभी चलना सीखा है, वो कुछ नहीं समझता, जिसका हाथ वांग जी से छूटकर वो सड़क पे गिर जाता है। उसकी आंखों के सामने उसकी मदर को कुछ लोग ले जा चुके थे। युआन जो अभी नहीं जानता कि उसे क्या करना है, वो रोने लगता है। वो बार बार उस तरफ लोगों को इशारा कर रहा था जो उसके आसपास आ चुके थे कि कोई उसकी मॉम को बचाए, कोई उसकी मॉम की हेल्प करे। लोग जो उसके आसपास जमा हो चुके थे। युआन जो डर रहा था कि लोग उसके आसपास हैं, लोगों ने भीड़ जमा की हुई थी, उसे कॉशन कर रहे थे, लेकिन 1 साल का बच्चा भला क्या ही बता सकता है। वो उस भीड़ से निकलकर भागने लगता है। वो रोड पर अपने नन्हे नन्हे कदमों के साथ दौड़ रहा था। उसके रोने की आवाज़ उस शहर की चकाचौंध में इस तरीके से खुल चुकी थी जैसे उन लोगों को आदत हो इस तरह के बेबीज़ को देखने की। वो लिटिल बेबी एकदम एक कार के सामने आकर रुकता है। वो कार वाला पर्सन काफ़ी तेज़ी से कार की ब्रेक लगाकर बाहर आता है, लेकिन जब वो उस बेबी को देखता है तो वो शॉक रह गया था। वो बेबी उस पर्सन के गले लग जाता है और बोलता है, डैडा। वो मॉम को फॉलो, मॉम को युवान जो बस इतना ही बोल रहा था, वो भी अपनी टूटी आवाज़ में। वींग जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर हुआ क्या है। युआन जो इस तरीके से भाग रहा है और वो बार बार रोए जा रहा है। वींग जो युआन को अपनी कार में बिठाकर उसे संभालता है। उसने अपने लिटिल बेबी को अपनी चेस्ट से लगाए हुए था।
वो अपने प्यार को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो क्या करे। वो अपने घर पहुंचता है, वो अपने सारे गार्ड्स को अलर्ट कर देता है। वो उस जगह की सीसीटीवी फुटेज निकालने को बोलता है जिस जगह यह हादसा हुआ है। लगभग 2 घंटे के अंदर विंग के पास हर इन्फॉर्मेशन थी। विंग जो लैपटॉप के सामने अपने बेबी को अपने सीने से लगाए बैठे हुए था और वो देख रहा था कि किस तरीके से युआन और वांग जी मस्ती करते हुए सड़क पर आ रहे हैं। और अचानक से एक कार जो वांग जी को अपने साथ लेकर जाती है। वांग जी उन लोगों से अपने बेबी को बचाने के लिए किस तरह उसे खुद से दूर पुश कर देता है। ये चीज़ जब विंग देखता है तो वो और टाइटली अपने बच्चे को अपने सीने से लगा लेता है। उसे अंदर से बहुत बुरा लग रहा था और उसका गुस्सा वो तो मानो 7वें आसमान पर था। वो फ़ौरन ही अपने बेबी के साथ अपनी कार लेकर एक जगह निकलता है। लगभग 2 घंटे ड्राइव करने के बाद वो एक सुनसान सड़क पर जाकर रुकता है। अभी भी युवान जो उसके साथ था वो उन झाड़ियों से होते हुए एक खंडर टाइप घर में जाता है। वो उस घर में जाने के बाद सी 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 करके बस चिल्ला रहा था और वो उस रूम में जाकर डोर ओपन करता है तो उस रूम में एक लड़की जो एक चेयर से बंधी हुई थी और जब वो विंग को वहाँ देखती है तो वो अचानक से पागलों की तरह हंसने लगती है और बोलती है, विंग तुम मेरे पास लौट आए। मैंने कहा था ना तुम मेरे पास ज़रूर आओगे एक दिन। तुम्हें मेरे लिए फीलिंग होगी। तुम मेरे प्यार की केयर करोगे, तुम मेरी केयर करोगे। सीसी मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है। वांग जी कहाँ है, किसने किडनैप किया है मुझे पता है। तुम उन लोगों से ज़रूर जुड़ी हुई हो तो उन्होंने अपना काम कर दिया पर थोड़ा लेट किया। पर कोई बात नहीं, डोंट वरी विंग, अब तुम सिर्फ मेरे होगे। वो इडियट लड़का वो तुम्हारी लाइफ से चला जाएगा। वो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी लाइफ से चला जाएगा। ये कहकर सिसी जो पागलों की तरह हंस रही थी, उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वो कोई मेंटल पेशेंट हो और उसे वह बांध कर रखा गया हो। तभी विंग जो सीसी को एक स्लैप करता है जिसकी वजह से उसके माउथ से ब्लड आने लगता है। विंग जो टाइटली सीसी का गला दबाते हुए बोलता है, एक बात हमेशा याद रखना, अगर वांग जी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे पूरे ख़ानदान को आग लगा दूंगा और शुरुआत तुम्हारे फादर से होगी। आई डोंट केयर, तुम अगर उन्हें मार भी दोगे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने मुझे तुमसे दूर करने की कोशिश की। उन्हें लगा कि वो मुझे अब्रॉड भेज देंगे तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और अगर वो मेरे सामने आए ना तो मैं उन्हें खुद मार दूंगी। सीसी अपने फादर को लेकर इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर रही थी। विंग जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो समझ गया था कि वो इस पागल लड़की से बहस नहीं कर सकता। उसे पहले वांग जी को सेव करना होगा। वो वहाँ से निकल जाता है। उसने पूरी कोरिया की पुलिस को अलर्ट कर दिया था। भले ही उसे यहाँ आए हुए 1 साल हुए हैं लेकिन उसने अपना नाम बिजनेसमैन में टॉप 1 पर कर लिया है। पूरा कोरिया जो विभूषण को जानता है। पुलिस फोर्स जो उसके एक इशारे पर कुछ भी कर सकती है। पुलिस जिसने पूरे कोरिया को तलाशना शुरू कर दिया था। हर जगह पर चेकिंग चल रही थी। हर उस बिल्डिंग को चेक किया जा रहा था जो वे रूहान और सीसी के फादर से जुड़ी हुई थी, लेकिन अब तक वांग जी का कोई लीड नहीं मिला था। 2 दिन इसी तरीके से गुजर जाते हैं।